हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ई टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक 4 सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस ही नहीं बल्कि हम कंप्लीट ओवरहालिंग दिखाएंगे 4 सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के बारे में। तो इस इंजन का मॉडल है 4YDAX Mark 3। ये इंजन ग्रीस मेक का है जो कि पहले रस्टन हॉन्सवी इंडिया के नाम से आता था, जिसका मॉडल जैसा कि हमने पहले बता रखा है 4YDAX। 4 का मतलब ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी 4 सिलेंडर का इंजन है। Y इसका सीरीज है, D का मतलब डीजल इंजन है, A का मतलब एयर कूल्ड है और X का मतलब इसमें टर्बोचार्जर लगा हुआ है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्रैंकशाफ्ट का फिटमेंट, केमशाफ्ट का फिटमेंट एंड सब असेंबली ऑफ पिस्टन एंड पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग रॉड और फिटमेंट ऑफ सिलेंडर लाइनर एंड पिस्टन। तो 4YD की कंप्लीट ओवरहालिंग यानी मेजर ओवरहालिंग का पूरा प्रोसेस देखने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो क्रैंक केस की और क्रैंकशाफ्ट की प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है। अब असेंबली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रैंकशाफ्ट डालेंगे। तो ये हैं सुधीर जी जो क्रैंकशाफ्ट की सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल फाइनल स्टेज में सफाई है। और ये हैं घनश्याम जी जो कि ब्लॉक की क्रैंकेस की पूरी सफाई कर चुके हैं। अब ये मेन बेयरिंग लगा रहे हैं। ये मेन बेयरिंग शेल टाइप होती है, यानी एक पूरा पेयर होता है। आधा हिस्सा जो है क्रैंकेस में लग जाता है, इसका टॉप वाला हिस्सा इसके मेन बेयरिंग कैप में लगता है। असेंबली शुरू करने के पहले क्रैंकेस की ऑयल गैलरी पूरी तरीके से चेक कर चुके हैं, जिसमें हम सबसे पहले पानी का प्रेशर मारे थे, फिर एयर प्रेशर मारे थे। तो ऑयल गैलरी की शुरुआत होती है इस पॉइंट से। यहाँ पे ऑयल पंप लगता है। ऑयल पंप सम्प से ऑयल सक करके इस पॉइंट पे डिस्चार्ज उसका जो रहता है इस पॉइंट पे आता है। यहाँ से ऑयल आगे बढ़ता है तो आ जाता है इस पॉइंट पे, और यहाँ से पाइप चला जाता है ऑयल कूलर में। ऑयल कूलर में ठंडा होने के बाद इस पॉइंट पे आ जाता है। यहाँ से ऑयल पहुँच जाता है मेन ऑयल गैलरी में जो ये है, और यहाँ से सारी क्रैंकशाफ्ट के लिए इंटरनल गैलरी बनी हुई है। क्रैंक पिन के बाद में आगे बढ़ कर के ये चला जाता है केमशाफ्ट के बुशेस में। क्रैंकशाफ्ट के मेन पिन में थोरो होल होता है कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग के लिए, तो क्रैंकशाफ्ट के अंदर से होता हुआ कनेक्टिंग रॉड के बेयरिंग में चला जाता है। फिर कनेक्टिंग रॉड में थोरो होल होता है जिससे ये कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड बुश तक ऑयल पहुँचता है लुब्रिकेशन के लिए। तो ये है सर्किट इसका ऑयल का। तो क्रैंकशाफ्ट रेडी हो गया है। ब्लॉक में क्रैंकेस में हमारे मेन बेयरिंग पड़ चुके हैं, लग चुके हैं। एक्चुअली 4 सिलेंडर की क्रैंकशाफ्ट में जो मेन बेयरिंग रहते हैं वो 5 रहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस मॉडल में एक्चुअली क्या होता है, 3 बेयरिंग वाइड रहते हैं यानी चौड़े रहते हैं, और 2 बेयरिंग हमारे सकरे रहते हैं। तो किनारे किनारे के और सेंटर वाला चौड़ा रहता है, बाकी जो 2 रहते हैं वो सकरे रहते हैं। इनको दोनों किनारे और सेंटर वाले को वाइड बेयरिंग बोलते हैं, वाइड मेन बेयरिंग, और बाकी जो 2 हैं उनको नैरो मेन बेयरिंग बोलते हैं। ये बेयरिंग 20 ओवर साइज़ की हैं। अब चलते हैं क्रैंकशाफ्ट को इंसर्ट करते हैं, यानी फिटमेंट करते हैं क्रैंकशाफ्ट का। तो क्रैंकशाफ्ट डालने से पहले थोड़ा ऑयल जो है बेयरिंग पे डाल देते हैं। क्रैंकशाफ्ट को क्रैंकेस में डालते समय बड़ी सावधानी रखनी होती है, कहीं पे कोई बेयरिंग हिलने न पाए। बहुत केयरफुली इसको क्रैंकेस में प्लेस करना होता है। और क्रैंकशाफ्ट हमारी क्रैंकेस में पहुंच चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थ्रस्ट वाशर। थ्रस्ट वाशर बेसिकली क्या काम करता है कि इसका जो एक्सियल फ्लोट है उसको मेंटेन करने के लिए इसको डाला जाता है, और जो क्रैंकशाफ्ट में थ्रस्ट लोड आता है उसको ये बेयर करता है, यानी क्रैंकशाफ्ट के थ्रस्ट लोड को ये सहन करता है। तो थ्रस्ट वाशर डालते समय विशेष सावधानी रखनी होती है कि इसका कापर कोटेड वाला साइड जो है वो क्रैंकशाफ्ट की यानी वर्किंग एरिया साइड में रहेगा, जो कि क्रैंकशाफ्ट के साथ में चलेगा, और जो दूसरा स्टील वाला साइड है वो हमारा कैप की साइड में रहेगा। तो थ्रस्ट वाशर फिट हो चुके हैं। 1 बाय 1 सारी बेयरिंग देख लेते हैं कि अपनी जगह पे हैं, कोई बेयरिंग हिली तो नहीं है। इस इंजन में जो सिलेंडर नंबर 1 होता है वो गिरेंड कवर के अपोजिट साइड यानी फैन साइड में होता है। तो ये हमारा है लास्ट वाला सिलेंडर नंबर 4 का पिन, और ये आ गए 3 सिलेंडर नंबर 3 का पिन है, और ये है हमारा सिलेंडर नंबर 2 का पिन, और ये है हमारा सिलेंडर नंबर 1 का पिन। तो मेन बेयरिंग का हाफ पोर्शन क्रैंकेस में लग चुका था। अब हाफ पोर्शन हम इसके कैप में लगा करके और उसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा करके इसमें डालेंगे।
वन बाय वन सारे कैप फिट कर देंगे। उसके बाद में इसके बोल्ट लगा करके इसमें टॉर्किंग करेंगे। इसकी जो रिकमेंडेड टार्क है वो है 140 से 150 FT/LB। तो लगभग सारे मेन बेरिंग के कैप लग चुके हैं। अब इसके ऊपर में हम नट लगा करके इसको रिकमेंडेड टार्क पे टाइट कर देते हैं और क्रैंक को घुमाते हैं। देखते हैं क्रैंक कैसी घूम रही है। तो क्रैंक बिल्कुल स्मूथ घूम रही है। बेसिकली स्मूथनेस चेक करने का फंडा ये है, इसको एक बार हाथ से घुमाना है तो ये लगभग 1.5 से 2 चक्कर मूव कर जाना चाहिए। इसका मतलब है क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल फ्री घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देख लेते हैं इसका एक्सेल फ्लोट। एक्चुअली इसका एक्सेल फ्लोट जो रिकमेंडेड है वो होता है 4 थाउ से 12 थाउ के बीच में होना चाहिए। 4 थाउ का मतलब हुआ 0.1 से 0.3 के बीच में होना चाहिए। अगर ये इससे कम ज़्यादा है तो इसके थ्रस्ट वाशर चेंज करके, यानी ओवर साइज या अंडर साइज का थ्रस्ट वाशर लगा करके इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं इसका एक्सेल फ्लोट कितना आ रहा है। एक्सेल फ्लोट चेक करने से पहले क्रैंकशाफ्ट के दोनों एंड पे कोई लकड़ी का गुटका रख करके एक एक हैमर मारना होता है ताकि इसके थ्रस्ट वाशर पूरी तरीके से अपनी जगह ले लें। अब देखते हैं इसका एक्सेल फ्लोट कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम डायल गेज पे 0 सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम क्रैंकशाफ्ट को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से प्रेस करेंगे एक दूसरे अपोजिट में और देखेंगे एक्सेल फ्लोट कितना आ रहा है। तो अभी हमने देखा इसका एक्सेल फ्लोट अप्रॉक्सीमेट 0.1 के आसपास आ रहा है, यानी 4 थाउ है, जो कि इसकी रिकमेंडेड लिमिट के अंतर्गत ही है। अगर ये एक्सेल हमारा कम होता या ज़्यादा होता तो इसके थ्रस्ट वाशर चेंज करके इसको हम रिकमेंडेड लिमिट में लाते। अभी सारे कैप के नट खोल करके उसमें लॉक लगा दिया गया है। अब एक बार फाइनल टार्किंग मार करके इनके लॉकों को लॉक कर देंगे। तो टॉर्क रिंच में टॉर्क सेट कर दिया गया है जो कि है 150 LVFT और जो कि बनता है केजी में 22 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब करते हैं मेन बेरिंग नट की फाइनल टॉर्किंग। वैसे एक बार टार्क हम पहले ही मार चुके हैं। अब इसको फाइनल क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कोई भी नट छूटा तो नहीं है टॉर्क करने के लिए। फाइनल टार्किंग के बाद में हम इसके लॉकों को नट के साथ में लॉक कर देंगे ताकि अपने आप वाइब्रेशन में या किसी कारण से ये नट खुलने ना पाए इंजन के चलते समय। इसके मेन बेरिंग के जो नट होते हैं उसमें जो सॉकेट लगता है वो हेक्स सॉकेट लगता है जो कि होता है 29 mm का। उसी की मदद से टॉर्किंग की जा रही है और टॉर्किंग ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। अब इसके लॉकों को नट के साथ लॉक कर दिया जाएगा। क्रैंक पिन और मेन बेरिंग के बीच में जो क्लियरेंस रहता है, जिसके अंदर में ऑयल की लेयर बनती है, वो रहता है अप्रॉक्सीमेट 1 थाउ से 2 थाउ के बीच में। उसका मेज़र करने का फंडा ये है कि इस कैप को निकालेंगे बेरिंग के साथ में और वहाँ पे लेड वायर रखेंगे। उसके बाद में रिकमेंडेड टार्क के हिसाब से इसको टाइट कर देंगे और फिर से हम मेन बेरिंग कैप को बाहर लेंगे और फिर लेड वायर की थिकनेस माइक्रोमीटर से नापेंगे। देखेंगे वो अप्रॉक्सीमेट 1 से 2 थाउ के बीच में आएगा, यानी 0.03 से 0.05 mm के बीच में आएगा। अब चलते हैं एक नज़र इस क्रैंकशाफ्ट के फ्लैट रेडियस पे डाल लेते हैं। फ्लैट रेडियस बेसिकली क्या होता है, जहाँ से वर्किंग एरिया ख़त्म होता है और क्रैंकशाफ्ट का पिन समाप्त होता है वहाँ पे थोड़ा सा राउंड कट होता है ताकि यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ कम ना हो। तो ये जो राउंडनेस होती है इसी को फ्लैट रेडियस बोलते हैं। इसको मेजर करने का तरीका होता है, एक्चुअली इसकी जो रिकमेंडेड लिमिट होती है वो 5.5 mm होती है। उसके लिए हमको कोई राउंड वाशर लेना होता है जिसका आउटर डायमीटर 12 mm हो। तो 12 mm के वाशर से देखेंगे तो इसका मतलब ये 6 mm के आसपास में फ्लैट रेडियस आ रहा है। थोड़ा सा छोड़ रहा है, इसका मतलब 5.5 mm के आसपास में इसका फ्लैट रेडियस है, जो कि रिकमेंडेड लिमिट के अंदर ही है। बेसिकली होता क्या है, अगर ग्राइंडिंग के समय प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं हुई और इसका जो है लास्ट तक के काट दिया है तो फ्लैट रेडियस कम हो जाता है। तो अब हमारा क्रैंकशाफ्ट असेंबली का कार्य पूरा हो चुका है। अब चलते हैं हम केम शाफ्ट को इंसर्ट करते हैं ब्लॉक के अंदर।
क्रैंकशाफ्ट डालने से पहले हम सारे टैपेड फिट कर देते हैं। ये सामने जो दिख रहे हैं वो हैं टैपेड, और सारे टैपेड फिट कर लेते हैं। उसके बाद केम शाफ्ट डालते हैं। केम शाफ्ट का बेसिकली काम ही होता है इन टैपेड को मूवमेंट करता है, जिससे हमारे वाल इनलेट और एग्जॉस्ट क्लोज और ओपन होते हैं। तो केम शाफ्ट रेडी है, डालते हैं केम शाफ्ट को, और ये केम शाफ्ट इंसर्ट हो रही है। केम शाफ्ट को डालने के बाद में इसको लॉक करना होता है सेगमेंट प्लेट की मदद से, जिसमें 2 बोल्ट लगे रहते हैं। तो केम शाफ्ट डालने के बाद में इसको हम लॉक कर देते हैं सेगमेंट प्लेट की मदद से, 2 बोल्टों की मदद से इसको लॉक कर देते हैं। इसको लॉक करने के बाद में इसका एक्सेल एक बार चेक कर लेते हैं। इसका एक्सेल फ्लोट होना चाहिए 3 थाउ से लेकर के 11 थाउ के बीच में, यानी 0.1 से 0.3 के बीच में इसका एक्सेल फ्लोट होना चाहिए। तो हमारी केम शाफ्ट इंसर्ट हो चुकी है। इसको डालने के बाद में हम इसको ब्लॉक को सीधा कर लेंगे, यानी जो अप साइड है वो डाउन कर देंगे, यानी जो इसका क्रैंक शाफ्ट है बॉटम में ले लेंगे, इसको पलट लेंगे ब्लॉक को। उसके बाद में इसको बेस फ्रेम पे चढ़ा लेंगे। उसकी आगे की असेंबली जो है इसके चढ़ाने के बाद में करेंगे हम। जैसा कि आप देख रहे हैं क्रैंक केस जो है फाउंडेशन पे आ चुका है अपनी जगह पे। अब इसके आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे सिलेंडर लाइनर। एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर लाइनर के नीचे सिम्स पड़ती हैं। इन सिम की मदद से बम्पिंग क्लियरेंस एडजस्टमेंट किया जाता है। इनको रिमूव करके या ऐड करके जो रिकमेंडेड बम्पिंग क्लियरेंस होता है वो मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले सिलेंडर लाइनर डालने से पहले इन सिमों को ब्लॉक और लाइनर के बीच में डाल लेते हैं। बम्पिंग क्लियरेंस वो गैप होता है जब हमारा पिस्टन फुल TDC पे होता है। उस समय पिस्टन और हेड के बीच में जो क्लियरेंस बचता है उसी को हम बम्पिंग क्लियरेंस बोलते हैं। इस इंजन में जो बम्पिंग क्लियरेंस होता है वो 1.25 mm के आसपास में रहता है, यानी लगभग 50 थाउ के आसपास में रहता है। बेसिकली गैप बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर हेड व्हेन पिस्टन इज इन फुल TDC कॉल्ड बम्पिंग क्लियरेंस। तो सिम की बनावट और लाइनर के बॉटम की बनावट बिल्कुल सेम रहती है, और यही सिम हमारी लाइनर के नीचे आ जाएगी। तो चलते हैं लाइनर को फिट करते हैं ब्लॉक के ऊपर। तो 1 बाय 1 सारी सिम्स लग गई हैं। हमने सब में 2-2 सिम डाल रखा है, और सुधीर जी लाइनर फिट कर रहे हैं। एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर लाइनर को सिलेंडर बैरल भी बोलते हैं। तो सुधीर जी 1 बाय 1 सारे सिलेंडर लाइनर फिट कर दिए हैं। अब इसको हिला के देख रहे हैं। सिलेंडर लाइनर पूरी तरीके से अपनी जगह पे बैठ गया है। घनश्याम जी कर रहे हैं पिस्टन की सब असेंबली। सबसे पहले इन्होंने पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड फिट किया है, और उसमें गजन पिन डाल करके दोनों तरफ से लॉक लगा दिया है। अब ये पिस्टन में फिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये डाल रहे हैं स्प्रिंग लोडेड ऑयल रिंग। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग का जो कट पोर्शन है पिस्टन रिंग की कट पोजीशन के सामने नहीं रहना चाहिए, यानी उसके अपोजिट में रहना चाहिए। ये है ऑयल रिंग, इसको ऑयल स्क्रैपर रिंग भी बोलते हैं। अब डालेंगे 3rd कंप्रेशन रिंग। पिस्टन रिंग और जो पिस्टन के ग्रुप होता है, पिस्टन रिंग और पिस्टन के ग्रुप में जो क्लियरेंस रहता है इसको साइड क्लियरेंस बोलते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट 2 थाउ से 4 थाउ के बीच में होता है। इसको हम फिलर गेज की मदद से मेजर कर सकते हैं। अगर ये 8 थाउ से ज़्यादा यानी 0.2 से ज़्यादा हो जाता है तो पिस्टन हमको चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। और ये हमारा 2nd कंप्रेसर रिंग भी पड़ चुका है। अब डालेंगे टॉप कंप्रेसर रिंग। ये सबसे हार्ड रिंग रहती है, इसका टेंशन सबसे ज़्यादा रहता है। बेसिकली इस पिस्टन में 3 कंप्रेसर रिंग और 1 ऑयल रिंग पड़ी हुई है, और जब इसको हम सिलेंडर लाइनर में फिट करेंगे तो सारे रिंग का कट पोर्शन एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए,
यानी अगर 4 रिंग का है तो हर एक का 90 डिग्री पे पिस्टन रिंग का कट वाला भाग होना चाहिए। तो पिस्टन की सब असेंबली पूरी तरीके से रेडी हो गई है। अब हम इस पिस्टन को सिलेंडर लाइनर के अंदर थोड़ा लुब्रिकेंट लगाने के बाद में इंसर्ट करेंगे। तो कनेक्टिंग रॉड में एली बेरिंग लग चुका है। अब पिस्टन को हम सिलेंडर लाइनर में इंसर्ट करते हैं। इसमें हम मदद लेंगे रिंग कंप्रेसर की। तो सबसे पहले हम पिस्टन को सिलेंडर लाइनर में डाल दिए हैं। अब इसमें लगाएंगे रिंग कंप्रेसर, और रिंग कंप्रेसर क्या करता है, इसकी रिंग को कंप्रेस कर देता है अंदर को, ताकि इजीली जो है पिस्टन जो है सिलेंडर लाइनर में इंसर्ट हो जाए। सारे रिंग के कट पोर्शन एक दूसरे के अपोजिट कर दिए गए हैं। कट पोर्शन एक दूसरे से अपोजिट रखने से हमारा जो कंप्रेशन स्ट्रोक में प्रेस एयर होती है उसको बॉटम में यानी सम्प में लीकेज होने से रोकता है। तो अब हम इंसर्ट कर रहे हैं रिंग कंप्रेसर को। ये क्या करेगा, इसकी रिंग को कंप्रेस कर देगा, यानी पूरी तरीके से जो रिंग्स हैं वो ग्रुप के अंदर में सेट हो जाएंगी। और हम थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर देंगे और पिस्टन हमारा सिलेंडर लाइनर में इंसर्ट हो जाएगा। तो रिंग कंप्रेसर पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। अब इसके ऊपर में एक बार चेक कर लेंगे, ये पूरी तरीके से रिंग कंप्रेसर सेट हो गया है। अब हम इसको हैमर की मदद से इसको अंदर में इंसर्ट करेंगे, यानी हैमर से नहीं बल्कि उसका जो लकड़ी वाला पोर्शन होता है उससे पिस्टन को प्रेस करेंगे। और एक लोग जो है नीचे एली बेरिंग को देखेगा और उसको क्रैंक पिन पे पहुंचने के लिए लोकेट करेगा। जब हमारी एली बेरिंग पूरी तरीके से क्रैंक पिन पे पहुंच जाएगी, वहीं पे हम कनेक्टिंग रॉड का कैप लगा करके टाइट कर देंगे। तो अभी तक हमारे 3 पिस्टन पड़ चुके हैं। ये है चौथा और आखिरी पिस्टन। इसको भी उसी प्रोसेस से डालेंगे। तो सबसे पहले हमने रिंग को मैच करा लिया है, यानी कट पोर्शन रिंग के एक दूसरे के अपोजिट कर दिया है, और रिंग कंप्रेसर से टाइट कर रहे हैं रिंग को, ताकि रिंग्स पूरी तरीके से अपने ग्रुप में बैठ जाएं। अब इसको हैमर की मदद से इंसर्ट करेंगे। इसके पिस्टन का एरो मार्क जो है इसके कैप की साइड में रहता है, यानी पंप की साइड में। इसके पिस्टन में जो एरो मार्क रहता है वो पंप की साइड में रहना चाहिए, यानी जिस तरफ हमारा कनेक्टिंग रॉड का कैप ओपन होता है उसी साइड में इसका एरो मार्क रखा जाता है। और इस मॉडल के इंजन में जो पिस्टन और लाइनर के बीच में क्लियरेंस होता है वो रहता है अप्रॉक्सीमेट 0.2 mm के आसपास में। पिस्टन हमारा पूरी तरीके से इंसर्ट हो चुका है और कनेक्टिंग रॉड का कैप भी क्रैंक पिन पे आ गया है। अब हम इसके कैप की बेरिंग में थोड़ा सा ऑयल लगा करके क्रैंक पिन पे बांध देंगे। इसका भारी वाला हिस्सा नीचे रहता है कैप का, और जहाँ पे नंबरिंग पड़ी रहती है वो हिस्सा टॉप में रखा जाता है। वन बाई वन सारे पिस्टन पड़ चुके हैं। अब इसमें हम टॉर्क रिंच की मदद से 23 kg टॉर्क दे देंगे, यानी 150 से 160 LBFT टॉर्क देंगे। इसी मॉडल के पुराने वाले इंजनों में टॉर्क कम होता था, यानी अप्रॉक्सीमेट 15 kg टॉर्क रहता था। उसमें इसी बोल्ट के साथ लॉक लगता था, जैसा कि इसकी मेन बेरिंग के नट में लॉक लगता है। टॉर्क रिंच में आप देख सकते हैं 23 kg टॉर्क भर दिया गया है। अब इसकी हम टॉर्किंग करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इस ओवरहॉलिंग को हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बनाएंगे। तो इस पार्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पिस्टन डालने के बाद में आगे की असेंबली हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।
वीडियो में अंत तक साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि अगला पार्ट 2 आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।